નમસ્કાર, અસ્મિતા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું વિશાલ કરાડી. મહત્વના અપડેટ. યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના યુદ્ધમાં 6 નાગરિકો, યુક્રેનના 6 નાગરિકોના મોત થયાના અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. 6 નાગરિકોના હુમલામાં મોત નીપજ્યા છે. રશિયાના હવાઈ હુમલામાં યુક્રેનમાં 6 લોકોના મોત થયા છે. કીવ પાસે હવાઈ હુમલામાં 6 લોકોના મોત થયાના અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. રશિયા વિરુદ્ધ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધમાં રશિયાના હુમલામાં યુક્રેનના 6 લોકોના મોતના અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. કીવ પાસે હવાઈ હુમલામાં 6 લોકોના મોત થયા. કીવ પાસે હવાઈ હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં 6 લોકોના મોતના અહેવાલ. રશિયાની વિરુદ્ધ નાટોની મોટી કાર્યવાહી પણ શરૂ થઈ છે. રશિયા અને યુક્રેનના લડાકુ વિમાન આમને સામને આવી ગયા છે અને આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. MiG-29 અને સુખોઈ 27 લડાકુ વિમાન આમને સામને આવ્યા છે. MiG-29 અને સુખોઈ 27 લડાકુ વિમાન, યુદ્ધ વિમાન એકબીજાની સામે આવ્યા છે અને નાટોએ 16 લડાકુ વિમાન સ્ટેન્ડ બાય રાખ્યા છે. યુક્રેનથી અમારા સંવાદદાતા પ્रणव उपाध्याय જોડાઈ ચુક્યા છે. हमारा एडिटर रौनक पटेल તેમની સાથે વાત करते हैं. जी रौनक. प्रणव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं काफी भयावह है. फिलहाल वहां हालत क्या है? रौनक जी, हालात निश्चित रूप से तनावपूर्ण कहे जा सकते हैं. इस समय हम कीव में खड़े हुए हैं और कीव में मेरे ठीक करीब में यहाँ पर जो यहाँ की एक नेशनलिस्ट रिजर्व फोर्सेस की पार्टी है, जो पैरामिलिट्री मूवमेंट भी चलाती है, राइट सेक्टर पार्टी, उसके यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो गई है. लोग वॉलंटियर के तौर पर यहाँ आ रहे हैं, अपना एनरोलमेंट करा रहे हैं और युद्ध के लिए लड़ना चाहते हैं. कीव के आसपास लगातार इस बमबारी की खबर या धमाकों की खबर लगातार मिल रही है. सुबह से जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई धमाके हम सुन चुके हैं. कीव के करीब धमाकों की आवाज लगातार कुछ देर में रह के आती है. अब से कुछ देर पहले तक सायरन बज रहे थे. लोगों को भीतर जाने के लिए कहा गया था. कीव के लगभग सभी सबवेज को बॉम्ब शेल्टर्स में तब्दील कर दिया गया है. लोगों से कहा गया है कि अगर वो कहीं जगह उन्हें किसी संकट में होते हैं तो वो इन सबवेज के अंदर चले जाएं, क्योंकि बॉम्ब शेल्टर्स की तरह आपको सुरक्षित रख पाएंगे. निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक है. भारत के लिए भी चिंता इस कारण से है रौनक जी, क्योंकि भारत के करीब 20,000 जो स्टूडेंट्स हैं और कई नागरिक यहाँ पर भारत के नागरिक हैं जो कामकाज के सिलसिले में हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं. सुबह की हवाई बमबारी के बाद से जो यूक्रेन की एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है. मिसाइल हमले या लड़ाकू विमानों की आवाजाही के कारण इस को बंद किया गया है और ऐसे में अब यहां से हवाई रास्ते से बाहर निकलना मुश्किल है. और इसके मद्देनजर लोगों को किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि आज जो एयर इंडिया की फ्लाइट आनी थी वो अब यहां नहीं पहुंच पाई. इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे थे. यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, खासतौर पर मेडिकल के स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ते हैं और उनके माता पिता की चिंताएं हैं जो भारत में मौजूद हैं. और वो बच्चे जो यहाँ पहुंचे थे उन्हें फिलहाल इंडियन एम्बेसी ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है. उन्हें इकट्ठा करके अलग अलग जगह से बसों में ले जाकर उनको अलग अलग होटल्स में फिलहाल रुकवाया गया है और अब इस चीज के इंतजाम किए जा रहे हैं कि आखिर उन्हें यहाँ से सुरक्षित कैसे निकाला जाए. जी प्रणव है, क्योंकि कीव जो है वहां पर आपने जैसे बताया दुनिया भर के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, गुजराती भी है. कई गुजराती विद्यार्थी छात्रों के साथ भी बात हो रही थी. सबसे बड़ी चिंता ये है, नेट तो चालू है तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, खान पान की चीजें हैं, क्या कितना सप्लाई वहां पर है, कितने सुरक्षित है हमारे छात्र? जी रौनक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये चिंता निश्चित रूप से है. सुबह से जब से एयर रेड्स और सायरन्स की आवाजें हुई उसके बाद से, या जब मार्शल लॉ लगाया गया उसके बाद से खासतौर पर एटीएम्स के बाहर भीड़ बढ़ गई. सुपरमार्केट्स के बाहर तेजी से ज्यादा लोगों की संख्या इकट्ठी हुई. लोग वहां से सामान ले जाकर जमा कर रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इस बात की चिंता सता रही है कि आगे स्थितियां किस तरीके से टर्न लेगी. अभी फिलहाल चूंकि एक दिन है, फिलहाल कोई ऐसा संकट नजर नहीं आ रहा है. चीजें मिल रही हैं, आम आवाजाही भी चल रही है फिलहाल कीव में, लेकिन जो टैक्सी सर्विसेज हैं उन्हें बंद कर दिया गया है. जो यातायात के साधन है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं किया होने की इजाजत नहीं दी जा रही है. काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो इसके मद्देनजर चीजें रेगुलेट की जा रही हैं. पुलिस एजेंसीज, जो मिलिट्री है, वो चीजों को रेगुलेट कर रही है. फिलहाल यहाँ पर लोगों को कांग्रीगेट होने या लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं दी जा रही है एक जगह पर, और लोगों से कहा जा रहा है कि वो बेहतर होगा अपने घरों में रहें. मार्केट्स इस समय अधिकतर बंद हैं. ये एक वीकडे है. आमतौर पर जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पे काफी रौनक होती है, काफी आवाजाही लोगों की होती है, लेकिन इस समय सारे मार्केट्स बंद है. लोगों में एक दहशत है, एक भय है. जी प्रणव है, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें आ रही है और दुनिया भर के जो देश है रशिया को अपील कर रहे हैं, भारत का भी यही स्टैंड है कि युद्ध न होना चाहिए, लेकिन हो तो चुका है.
अब क्योंकि रशिया के खिलाफ भी ब्रिटेन भी आ चुका है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, इस युद्ध का ये शुरुआत है, युद्ध चरम पर बोल सकते हैं, या कुछ दिन के या तो कुछ वक्त के बाद युद्ध जो है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा? देखिए, इस लड़ाई को टालने की रौनक बहुत समय से कोशिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। यानी निश्चित रूप से रूस की तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर रूस अपने आप को आशंकित महसूस कर रहा है और उसे लगातार इस चीज का खतरा लग रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई रूस की तरफ से इनिशिएट की गई। और ये झगड़ा, ये कहा जाए, ये जो तनाव है, ये 2013-14 से शुरू हुआ था। बीते 8 सालों के अंदर रूस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसमें पहले क्राइमिया अलग हुआ और उसके बाद जो डॉनबास का इलाका है, यानी पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, उसमें जो लोहांस्क है और दान्यास्क है, इन दोनों अलग अलग जो पूर्वी यूक्रेन के प्रांत थे या इलाके थे, उनको रूस ने नए देश के तौर पर मान्यता दे दी है। यानी इसके साथ ही रूस ने इनके साथ सैनिक संधि भी कर ली और उनके साथ साथ सैनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी। आज सुबह जिस तरीके से रूसी सेनाओं ने कार्रवाई की शुरुआत की, यानी एक तरीके से रूस ऑफेंसिव पर है। दुनिया की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर ब्रेक लगाने का सिलसिला, क्योंकि ब्रेक फिलहाल रूस की तरफ से लगाया जा सकता है। रूस कैसे इस चीज के लिए तैयार होगा, किन शर्तों पर होगा, क्या उसकी बातें होंगी, उसको दुनिया कितना मानने के लिए तैयार होगी, ये वो तमाम चीजें हैं जो फिलहाल अनफोल्ड होना बाकी हैं। क्योंकि अगर आप स्थिति देखें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से फोन किया गया, लेकिन पुतिन ने उनका फोन नहीं उठाया। शांति के प्रयास और भी किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से किए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन मिलने के लिए भी गए थे राष्ट्रपति पुतिन से, लेकिन उस बातचीत के बाद किसी तरीके का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो ऐसे में जो सवाल आपने पूछा कि क्या ये युद्ध की आग और भड़केगी या ये युद्ध यहां पर आके रुक जाएगा, निश्चित रूप से हर कोई चाहता है कि ये लड़ाई यहीं रुक जाए, यहीं थम जाए, इससे ज्यादा आगे न बढ़े। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, यूक्रेन भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे में उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी संप्रभुता, अपनी सार्वभौमिकता या अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके खिलाफ अब किसी तरीके की कार्रवाई की इजाजत रूस को नहीं दे सकता है। वो पहले ही अपने इलाकों को खो चुका है और इस तरीके की कार्रवाई ये यूक्रेन के खिलाफ एक एग्रेशन है, एक आक्रमण है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, अन्य देशों की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में इस बात का डर, इस बात की आशंका बरकरार है रौनक, कि ये लड़ाई और बढ़ सकती है। जो खबर आई है प्रणव भाई, उसके हिसाब से पुतिन ने बात ये कही है दुनिया को कि इस लड़ाई में बीच में कोई भी देश न आए। साथ में एक शर्त, अभी अभी जो खबर आई उसके हिसाब से साथ में एक शर्त ये भी रखी है कि नाटो का सदस्य कभी भी यूक्रेन को न बनाया जाए। आपको क्या लग रहा है, जो हालत है, जिस प्रकार की बात रखी है रूस की ओर से, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल रौनक, यही वो सवाल है जिसको लेकर रूस लगातार यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। 2013-14 में भी जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, उस समय से यूक्रेन को लेकर रूस के मन में लगातार ये आशंका है कि यूक्रेन यदि नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस की दहलीज के ऊपर नाटो पहुंच जाएगा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद का इतिहास रौनक आप अच्छी तरह से जानते हैं, रूस या सोवियत संघ को इस बात की चिंता थी और इसीलिए जो शीत युद्ध के समय 2 खेमे बने हुए थे, नाटो और वार्सा संधि, और सोवियत संघ के विघटन के बाद में वार्सा संधि टूट गई। पोलैंड और समेत अन्य देश जो पूर्वी जो ब्लॉक के सदस्य थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो वार्सा संधि का हिस्सा थे, वो तमाम देश भी नाटो के अंदर शामिल हो गए। यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, लेकिन अगर यूक्रेन भी शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से रूस के लिए ये बड़ा खतरा होगा और इसीलिए रूस ने ये चाल चली है कि उसने एक नया बफर जोन बनाया है। उसने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में ये जो 2 देश, तथाकथित 2 देशों की मान्यता उसने दी है, उसने अपने और यूक्रेन के बीच में, अपने और नाटो के बीच में एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश की है और वो उस बफर जोन को इस तरीके से डिफेंड भी कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। यानी रूस को लगातार इस चीज की चिंता है कि नाटो उसकी दहलीज की तरफ बढ़ रहा है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, नाटो की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस बढ़ते हुए पश्चिम की तरफ आएगा तो उसे नाटो मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे में अब ये यूक्रेन को तय करना है कि क्या वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है और उसकी कीमत होगी कि वो रूस के इस तरीके के सैनिक आक्रमण या सैनिक हमलों या सैनिक कार्रवाई के लिए हमेशा उसे तैयार रहना पड़ेगा। और ये निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा है जो यूक्रेन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उसके सामने बड़ा सवाल है कि अगर उसके पास नाटो की सुरक्षा छतरी नहीं होती है तो इस तरीके के हमलों के कारण वो अब तक बीते 8 सालों के अंदर अपने 3 हिस्से गंवा चुका है।
और क्या वो आगे भी इस तरीके के हिस्से अपने या यूक्रेन अपने टुकड़ों को गंवाने के लिए तैयार है? तो ये बड़ा सवाल है जो इस पूरी लड़ाई के कहीं न कहीं मूल में, कहीं न कहीं जड़ में है। और ऐसा लगता है कि ये दो महारथियों की लड़ाई है, ये रूस और अमेरिका के बीच का टकराव है, जिसके अंदर यूक्रेन एक मोहरे की तरह पिसता हुआ और फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। प्रणव, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब देश की सरकार यानी कि भारत की सरकार ने जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वहां जो फंसे इंडियंस हैं उनको एयरलिफ्ट करने के लिए वायुसेना को सूचना भी दी और उसका प्लानिंग भी चल रहा है। कितना मुमकिन है इस माहौल में एयरलिफ्ट करना, और कब ये मुमकिन हो सकता है कि हमारे भारतीय को वायुसेना चाहे तो एयरलिफ्ट कर पाए? बिल्कुल रौनक, भारतीय वायुसेना का यूक्रेन से एक खास कनेक्शन भी है। भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, AN-32 एयरक्राफ्ट, उनका मॉडर्नाइजेशन, उनका जो अपग्रेडेशन है वो यूक्रेन में होता है। इसके अलावा IL-76 जो कि मूलतः सोवियत या रूसी मूल के विमान हैं, लेकिन चूंकि यूक्रेन भी सोवियत संघ का ही हिस्सा था, उसके पास भी उसी तरीके की मशीनरी है, इसलिए IL-76 का भी बहुत सारा अपग्रेडेशन यहां होता है। तो ऐसे में भारतीय सेना के लिए अपने वायुसेना के विमानों को ऑपरेट करना मुमकिन है इस इलाके में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो कब और कैसे किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जो एयर रेड्स चल रही हैं, जिस तरीके की बमबारी हो रही है, उसके कारण इस इलाके में यूक्रेन की जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है। यहां पर विमानों की आवाजाही नहीं हो रही है, और ऐसे में एयर ऑपरेशन तभी संभव है जबकि दोनों देशों से भारत अगर ये बात करता है, क्योंकि भारत के संबंध रूस से भी बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, और अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत को एक विंडो की तलाश होगी, एक जगह की तलाश होगी जहां वो अपने लोगों को पहले पहुंचा सके, वहां से एक लिमिटेड एयर ऑपरेशन करके अपने लोगों को वहां से निकाल सके। लेकिन ये बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। ऐसे में अगर लड़ाई गहराती है, लड़ाई गंभीर होती है, तो ऐसे में भारत को वैकल्पिक रास्ते भी तलाशने होंगे कि क्या अमेरिका या अन्य देशों की तरह, जैसे लोग अपने नागरिकों को, ये सारे देश अपने नागरिकों को लैंड रूट से निकाल रहे हैं, पोलैंड के रास्ते या दो अन्य देशों के रास्ते उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या भारत इस रूट को अपना सकता है, या भारत क्या बेलारूस के साथ में बात करके वहां से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर सकता है? ये तमाम विकल्प इस समय भारत सरकार की टेबल पर होंगे। लेकिन फिलहाल जब तक सिचुएशन वॉलेटाइल है, जब तक सिचुएशन डायनेमिक बनी हुई है, तब तक फिलहाल ठोस कोई भी प्लान बनाना या उसे एग्जीक्यूट करना सरकार के लिए फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल होगा। इंतजार इस चीज का किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया है या अन्य देशों के साथ में बातचीत की प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे में सरकार के लिए चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि एडवाइजरी दी जा रही थी लगातार, और अब ये लड़ाई छिड़ गई है। तो ऐसे में जो भारतीय यहाँ फंसे हुए हैं उन्हें आखिर सुरक्षित कैसे निकाला जाए, जो अन्य इलाकों में भी मौजूद हैं भारतीय, उन्हें वहां कैसे सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से उन्हें एक जगह पर लाया जाए, ये तमाम वो चुनौतियां हैं जो इस समय भारत सरकार के सामने मौजूद हैं। प्रणव, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें, पूरी टीम सलामत रहे, हर इंसान सलामत रहे, ऐसी शुभेच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव। તો યુક્રેનની આ સ્થિતિ અને પુતિને ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે નાટોની દખલગીરીને લઈને, અને કોઈ દેશ જો પ્રવેશ કર્યો હતો તે પરિણામ ભોગવવા તૈયાર છે। યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને નિકાળવા માટે પણ પ્લાનિંગ થઈ રહ્યું છે અને એરલિફ્ટ કરવાની શક્યતા છે। અમારા સંવાદદાતા પ્रणव ઉપાધ્યાય જે રીતે વિકલ્પ આપ્યો છે, એરલિફ્ટ પણ થઈ શકે છે અને સાથે સાથે બાય રોડ પણ ભારતીયો જે ફસાયેલા છે તેમને યુક્રેનની બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા પણ થઈ શકે છે, કારણ કે બેલારુસથી બાય રોડ પણ જઈ શકાય છે। અન્ય બે પ્રદેશ પણ છે, ત્યાંથી પણ વિકલ્પ છે કે ભારતના લોકો જે ફસાયેલા છે તેમને બહાર કાઢી શકાય બાય રોડ, કારણ કે અનેક દેશો એવા છે જેમણે પોતાના નાગરિકોને એરલિફ્ટ કરવાનો મોકો નહીં મળ્યો તો બાય રોડ બહાર કાઢ્યા છે। ક્યાંક ને ક્યાંક ભારત પણ આ પ્લાનિંગ હેઠળ પણ જઈ શકે છે, अन्य યોજના પણ હોઈ શકે છે। જરૂર પડશે તો વાયુસેના ભારતીયોને પરત લાવશે તેવી સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી છે। ત્યારે યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને બહાર કાઢવા માટે વાયુસેનાની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે। અલગ અલગ પ્રકારના પ્લાન બનાવ્યા છે, એરલિફ્ટ કરી શકાય કે બાય રોડ લાવી શકાય કે અન્ય કોઈ વિકલ્પ છે કે કેમ, એ તમામ પાસાઓ પર હાલ વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। वरिष्ठ संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गया है। नीरज जी, आर्मी क्या कवायद कर रही है भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की, या जिस तरह से अभिषेक उपाध्याय ने बताया, माफ करना, उपाध्याय ने बताया अपने संवाददाता ने कि बाय रोड भी निकाला जा सकता है भारतीयों को, क्या विकल्प पे सोच रही है इंडियन आर्मी? देखिए, अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक, जैसे हम लोग जानते हैं कि करीब 15 से 20 हजार जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं और युद्ध हालत बन गए हैं, और सिविल एयरक्राफ्ट की अभी वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि नोट टाइम वहां पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि एयर वॉर भी वहां रूस और यूक्रेन की फोर्सेस के बीच में हम लोगों को देखने को मिल रही है।
इसीलिए जो हमें जानकारी मिली सूत्रों से उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना को भी पूरी तरह से अलर्ट है और अगर जरूरत पड़ती है तो वायुसेना की तरफ से भी कोशिश की जा सकती है एयरलिफ्ट करने की। लेकिन वो एयरलिफ्ट कहाँ से होगा, क्या वाकई में यूक्रेन से होगा या यूक्रेन से सटे हुए किसी और देश से होगा? जैसे कि आपने खुद बताया कि जो भारतीय हैं उनको कहा गया है कि वो जो ईस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन का, यानी कि पूर्वी जो सीमा है वहां से पश्चिमी की तरफ चले जाएं, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ चले जाए, तो वहां से जो लगा हुआ जो एरिया है, क्या वहां से कोई एयरलिफ्ट किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भारतीय वायुसेना, जिस तरह से हमने देखा अफगानिस्तान से भी एयरलिफ्ट करके लेकर आई थी भारतीयों को जो फंसे हुए थे, तो उनको ला सकती है यूक्रेन से भी। नीरज जी, जिस तरह से प्रणव उपाध्याय ने बताया कि कई देश है जो बाय रोड से भी अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, क्या ये विकल्प पे भी भारत सरकार काम कर रही होगी? दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यूक्रेन में जो नोटैम है, यानी कि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद है, लेकिन उसके आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर जो है एयर ऑपरेशन जारी है। हमने खुद देखा जो ओपन सोर्स जो रडार हैं, इंटेलिजेंस रडार हैं, उनमें देखा कि किस तरह से यूक्रेन के आसपास बहुत ज्यादा जो है एयर ट्रैफिक है। तो इसका मतलब है कि वहां पर जो है एयर ट्रैफिक चालू है, तो उनके आसपास की कंट्रीज तक कहा जा सकता है कि बाई रोड जो है भारतीय जो फंसे हुए हैं वो आ जाएं और उसके बाद फिर उनको वहां से जो वायुसेना है या फिर एयर इंडिया भी, क्योंकि उस जगह पर सिविल एयरक्राफ्ट भी जा सकते हैं, तो वहां से एयरलिफ्ट करके लाया जा सकता है जो भारतीय फंसे हुए हैं। नीरज जी, भारतीय दूतावास का भी काफी हेल्प मिल रही है भारतीयों को, खास करके स्टूडेंट को। जो परिवार गुजरात के, भारत के जो परिवार के बच्चे उधर फंसे, नागरिक फंसे हुए, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग कांटेक्ट में है, उधर नेट की फैसिलिटी अभी चालू है, दूसरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके सोर्स जुड़े हुए, कई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों के परिवारजनों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एनईए है, जो विदेश मंत्रालय है, उसने अपना खुद का कंट्रोल रूम बनाया है ताकि जो काउंसलिंग दे सके जो लोग जो फंसे हुए भारतीय हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। साथ ही जो यूक्रेन में कीव में भारत का जो दूतावास है वो भी पूरी मदद कर रहा है और साफ तौर से कहा गया है जो कीव में जो भारतीय हैं उनके लिए तो ही, साथ साथ जो रशिया से जुड़े हुए जो एरियाज हैं जहां पर यूक्रेन के, वहां पर कहा गया है कि वहां से जो भारतीय फंसे हुए वो दूसरी तरफ आ जाए, यानी कि पश्चिमी बॉर्डर की तरफ आ जाए, वेस्ट बॉर्डर की तरफ आ जाए, ताकि अगर वहां से जरूरत पड़े तो वहां से सेफ है। क्योंकि मेन जो लड़ाई चल रही है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे चल रही है, जो रूस से सटे हुए इलाके हैं या फिर बेलारूस से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि मेन लड़ाई वहां चल रही है। या फिर जो डोनबास जो रीजन है, जिसके लुहांस्क जो रीजन जिसको इंडिपेंडेंट घोषित किया है, वहां पर जो हम लोग देख रहे हैं। इसलिए अगर चाहे तो भारतीय हैं वो पश्चिमी सीमा पर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है। नीरज जी, पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो हमारा संवाददाता, सीनियर संवाददाता તેમણે કહ્યું કે જે ફસાયેલા છે લોકોને કાઢવાની પણ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, સેના આ તમામ બાબતે કાર્યવાહી કરી રહી છે, પ્લાનિંગ પણ બનાવી રહી છે, બાય રોડ પણ હોઈ શકે છે, એરલિફ્ટ પણ કરવામાં આવી શકે છે અને તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ ભારતીય સેના દ્વારા, ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે ભારતીયોને યુક્રેનમાંથી બહાર લાવવા માટે। તો આ તમામ વચ્ચે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિએ શરતો કેટલીક મૂકી છે અને કઈ કઈ એ શરતો છે, શું રશિયાની માંગ છે, વ્લાદિમીર પુતિનની શું માંગ છે, જાણીશું અમારા સહયોગી પૂનમ પાસેથી। જી પૂનમ। ચોક્કસ વિશાલ, જે હાલમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, આ યુદ્ધની વચ્ચે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિએ શરતો મૂકી છે। જો એ શરતોનું પાલન કરવામાં આવશે તો કંઈક વિચારણા થઈ શકે। પહેલી શરત છે યુક્રેન ક્યારેય નાટોના સભ્ય ના બને। નાટો પૂર્વ યુરોપમાં સેનાની ગતિવિધિ બંધ કરી દે, આ શરત મૂકી રશિયાએ। યુક્રેન વર્ષ 1990માં રશિયા સાથે થયેલા કરારનું પાલન કરે। યુક્રેન સંપૂર્ણ રીતે હથિયાર મુક્ત બની જાય, અગત્યની શરત। કિમિયાને રશિયાનો ભાગ માનવામાં આવે, એ પણ શરત મૂકવામાં આવી। પુતિને એનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે। अन्य જે પણ શરતો મૂકવામાં આવી છે એ શરતોનું શબ્દસહ પાલન થાય તો યુદ્ધ વિરામ શક્ય છે। આ બાબતને લઈને દુનિયાએ શું કહ્યું એની વાત કરીએ તો અમેરિકાએ કહ્યું કે આ યુદ્ધ માટે માત્ર રશિયા જવાબદાર છે, આવું કહ્યું અમેરિકાએ। બ્રિટનની વાત કરીએ, બ્રિટને કહ્યું પુતિને ખૂન ખરાબા અને વિનાશનો રસ્તો પસંદ કર્યો છે। હાલના તબક્કે જે વસ્તુ થઈ રહી છે એ કંઈક આ જ ઇશારો કરે છે। બ્રિટનનું કહેવું છે કે રશિયાને હુમલાનો નિર્ણાયક જવાબ પણ મળશે, આ નિવેદન છે બ્રિટન તરફથી। સાથે જર્મનીનું કહેવું છે કે આજે યુરોપ માટે કાળો દિવસ છે, કારણ કે જે રીતે આજે યુદ્ધની શરૂઆત થઈ। ફ્રાન્સની વાત કરવામાં આવે, ફ્રાન્સે પણ આ જ રીતનું નિવેદન આપ્યું છે, કારણ કે અત્યારે જે મહાયુદ્ધ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે થઈ રહ્યું છે, કેનેડાએ કહ્યું કે રશિયાને કડકમાં કડક સજા મળશે।
રશિયાએ જે રીતે હુમલો કર્યો છે યુક્રેન પર, ચીનનું કહેવું છે કે રશિયાનો હુમલો કોઈ પણ પ્રકારનો કબજો નથી. આ પ્રકારે અલગ અલગ દેશોએ આ મહાયુદ્ધને લઈને પોતપોતાના નિવેદનો અને પોતપોતાના મત રજૂ કર્યા છે. વિશાલ, અપડેટ ફરીથી આપને આપી દઈએ કે ભારતીયો જે ફસાયેલા છે યુક્રેનમાં તેને બહાર કાઢવા માટેની કવાયત ભારતીય અને ભારતીય સેનાએ શરૂ કરી છે. યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને નીકળવા વાયુસેનાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે. જરૂર પડશે તો વાયુસેના ભારતીયોને લાવશે પરત, તેવી પણ માહિતી મળી રહી છે. યુક્રેનમાં 20,000 જેટલા સ્ટુડન્ટ સહિત અનેક ભારતીયો ફસાયેલા છે અને તે લોકોને બહાર કાઢવાની કવાયત ભારત અને ભારતીય સેના કરી છે શરૂ, અને તમામ રીતે તે લોકોને ભારતમાં પરત લાવવા માટેની કવાયત કરવામાં આવી રહી છે. જરૂર પડશે તો ભારતીય વાયુસેનાને પણ ત્યાં મોકલવામાં આવશે અને એરલિફ્ટ કરવામાં આવી શકે છે. और अभी 10 दिन पहले गई है, वो नहीं जाने वाली थी. हमको पता था कि कुछ न कुछ होने वाला है, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि नहीं, आपको 1 महीना हो चुका है, आप नहीं आएंगे तो हमको निकाल दिया जाएंगे बच्चों को. तो मेरे बच्चे को इमरजेंसी हमने टिकट बुकिंग करवा के 10 दिन पहले भेजा इनको. वहाँ गई, 8 दिन कॉलेज चालू हुई. इसने बोला, मेरी बेटी ने बोला कि ऐसे युद्ध चल रहा है, किस तरह से तुम लोगों ने ऑनलाइन नहीं की. तब भी लोग माने नहीं और बच्चों को वहीं रख छोड़े. इनको सोचना चाहिए था, इनकी यूनिवर्सिटी वालों को भी, कि बच्चों को घर पे भेज दे. इंडियन एम्बेसी वालों को भी बोला, इंडियन एम्बेसी वालों ने भी कुछ नहीं करा. और अब इतना युद्ध चालू हो गया है कि वहाँ एयर भी नहीं जा रहे हैं, प्लेन भी नहीं जा रहे हैं. वो बच्चे कैसे आएंगे? बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसे भूखे मर जाएंगे. इनके पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, 2-3 दिन का राशन है. मानसी शर्मा, मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ. मैं अभी करंटली यूक्रेन में हूँ और मैं इंडिया में दमन से हूँ. दमन ड्यून्स रेसिडेंसी दुनेठा में मैं रहती हूँ. अभी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है. हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हर तरफ कंफ्यूजन है, बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है. और ऊपर से यहाँ पे अभी आपने जैसा देखा सुबह अटैक्स भी हुई हैं. इनफैक्ट इवानो फ्रैंकिस के एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ है. तो हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए. बस मैं ये इंडियन गवर्नमेंट से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एम्बेसी जल्दी कुछ एक्शन ले और हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने का तरीका बताए. हमें जल्दी से यहाँ से इवैक्यूएट करें क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. सो प्लीज़ टेक एक्शन. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા. પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા કેમ સાવધાની રાખવી છે જરૂરી? કેવી રીતે થાય છે પેટ્રોલ પંપ પર ગોલમાલ? પેટ્રોલ ડીઝલમાં કટકી થાય છે ત્યારે હું તો બોલીશમાં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ.